स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि चार्जेस क्या होते हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब हम सभी चार्जेस का प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टीज़ ये भी था कि अगर कोई दो इक्वल चार्जेस हैं, मतलब इक्वल इन द सेंस साइन में, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आज हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर दो चार्जेस को अगर हम किसी डिस्टेंस पे रखें तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो जो फोर्स होगा ना उन दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उनका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसे हम कूलोम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कूलोम्ब्स लॉ है ना। कूलोम्ब्स लॉ, तो कूलोम्ब्स लॉ क्या बताता है स्टूडेंट्स, सपोज करें कि यहाँ पे कोई एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है ना। और ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस कब कहेंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट हम सभी कब मानते हैं, तो जब उन जो ऑब्जेक्ट है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो एज कम्पेयर टू इट्स डायमेंशन, तब हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि आप सभी अगर जो एरोप्लेन है ना उससे जा रहे हो और अगर खिड़की से देखोगे तो नीचे जो बस या फिर कोई भी कार वगैरह सब है तो वो बहुत ही आपको छोटा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है बस के बीच में और आप जो उड़ रहे हो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। वो डिस्टेंस इतना बड़ा है कि जो नीचे बस या फिर जो भी व्हीकल्स है उसे हम एक पॉइंट जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को फिजिक्स में हम सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानते हैं, जब ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू वो जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज या शेप है ना। तो ऐसे ही हम सभी पॉइंट चार्जेस माने हैं। एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है। ठीक है, तो कूलोम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब कि व्हेन, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस placed at a distance r, then the electrostatic force, जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है ना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो ऐसे फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे मासेस के बीच में जो फोर्स लगता था उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे, इसी तरह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between them is directly proportional to the product of magnitude of two charges, है ना, and inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them। का मतलब कि अगर दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पे रखा गया है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना, जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड का बात करें, अभी डायरेक्शन के बारे में भी आएंगे, है ना। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर, उसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम सब क्या बोल सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और जब ये हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके इक्वल टू डालते हैं तो आप सभी को पता है एक कांस्टेंट हम सभी को पुट करना होता है, तो ये होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो K है ना, ये जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12,
और इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट का नाम है, इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि वैक्यूम का बात कर रहे हैं ना। तो वैक्यूम में इसका वैल्यू कितना होता है, वैक्यूम के लिए हम लोग सभी एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, और किसी अलग मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर लिखते हैं, तो वो अभी हम सभी डिस्कस नहीं करेंगे इस पे, है ना। तो अगर हम इसमें 4 पाई का मतलब 3.14 और एप्सिलॉन नॉट तो आप सभी को पता है, ये इन सभी का वैल्यू अगर पुट करें तो इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹ और अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो इसका यूनिट लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट लिखना होगा तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो आप सभी, तो के का जो यूनिट है और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है वो दोनों आपस में उल्टा उल्टा है, होना भी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अगर हम इस फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहें तो के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², है ना। अब अगर इसका डायरेक्शन के बारे में बात करें ना, तो जो फोर्स होता है इनके बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो ये लाइन है इसके अलोंग एक्ट करता है। मतलब या तो इस ओर रहेगा, इसको आर कैप कह देते हैं ना। तो अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² इंटू आर कैप, जहाँ पे आर कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन फोर्स का जो होगा वो होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। तो हम सभी को कूलम्ब्स लॉ, एक्चुअली में ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, इसके हेल्प से हम सब क्या कर सकते हैं, दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन हम सभी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सभी सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सब एज्यूम करो कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब और एक चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज है दोनों, 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना है इनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो आप सब इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ पे आप सभी देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो इस पूरे का वैल्यू हम सब रख सकते हैं 9 × 10⁹। Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना है, सेम है 2 × 10⁻⁷, डिवाइडेड बाई R कितना है स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, इतना न्यूटन होगा। अब इस कचरा को सोल्व करते हैं, है ना। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 9 × 2 × अच्छा 2 2 जब 4 हो गया यहाँ पे, तो डायरेक्ट एक बार में लिखते हैं 9 × 4 × 10⁻⁹, और 10 कितना हो जाएगा, -14। तो 9 में -14 करेंगे तो कितना होगा, इसको लिख देते हैं 9 - 14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो आप सभी, तो इसको लिख सकते हैं 3 3 9 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 × 10⁵ और 2 कितना हो जाएगा, 9 में 14 अगर हम सभी माइनस करें तो होगा 10⁻⁻5, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 × 10⁻³ न्यूटन, है ना। ये आया फोर्स। डायरेक्शन किधर होगा स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली में ये दोनों देख सकते हो आप सभी, पॉजिटिव चार्ज है दोनों का दोनों ना, तो इसका डायरेक्शन होगा बाहर की ओर। चलो मान लेते हैं इसको आर कैप। तो अगर इसको हम वेक्टर लिखना चाहें तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, आर कैप लिखना चाहें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ऐसा हम सभी को बोला गया है कि 2 स्फीयर्स थे, है ना, और इन दोनों स्फीयर्स में जो चार्जेस हैं वो क्या है, क्यू चार्जेस हैं दोनों में, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ चार्जेस आर डबल्ड, है ना, इज चार्जेस आर डबल्ड एंड distance between them also doubled, then
न्यू फोर्स विल बी, हम सभी को बोल रहा है कि दो चार्जेस शुरू में थे, दो स्फीयर्स थे, उनमें दोनों में चार्जेस कितने हैं, क्यू क्यू हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब हम सभी क्या कर रहे हैं कि दोनों स्फीयर्स का चार्ज को डबल कर दे रहे हैं, मतलब इसका भी चार्ज 2q कर दे रहे हैं, इसका भी चार्ज 2q कर दे रहे हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि नया वाला फोर्स कितना होगा। तो जो पहला फोर्स था, इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस डी था और दोनों के बीच में चार्जेस कितना था, q था, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा k, मतलब कि 1/4 है, इसको हम k ही लिखेंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब इसका वैल्यू हम सभी पुट कर देंगे। तो k q1 q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, इसका स्क्वायर, मतलब कि इसको लिख सकते हैं k q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब इनमें आते हैं तो देखें आप सब, इसमें कैसे हम सभी फोर्स लिखेंगे, F इज इक्वल टू के, q1 का वैल्यू है 2q, q2 का वैल्यू है 2q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2d, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस नए वाले फोर्स को कुछ अलग से लिखते हैं F प्राइम से, है ना। तो ये k इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्यू स्क्वायर, और नीचे में कितना होगा 4 इंटू डी स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आप सभी देख सकते हो कि पहला वाला ही आ रहा है ना। मतलब कि जो न्यू फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स के ही बराबर होगा, कोई चेंजेस नहीं आया। तो आप सभी एक चीज़ याद करके रखोगे, जब भी हम सभी चार्ज को भी डबल करते हैं, डिस्टेंस को भी डबल करते हैं, तो फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम सभी चार्जेस को ट्रिपल करते, डिस्टेंस को भी ट्रिपल करते, तो फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब अगर सेम अमाउंट में हम सभी को डबल या ट्रिपल करें सबको, है ना, चार्ज और डिस्टेंस दोनों को, तो फोर्स जो होता है वो पहले जितना था उतना ही रह जाएगा, चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक को कम ज़्यादा करें, एग्जाम्पल के लिए सपोज करें कि ये दो स्फीयर्स थे, शुरू में इन पे चार्ज कितना था, क्यू क्यू था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था। अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, चार्जेस को डबल कर रहे हैं, है ना, चार्जेस को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। अब इसमें न्यू फोर्स कितना होगा, तो सपोज करें कि जो पहला वाला फोर्स था जब कोई चेंजेस नहीं किए थे, है ना, उस टाइम में इसका फोर्स होगा के Q1 Q2, मतलब कि Q का स्क्वायर, और नीचे होगा D का स्क्वायर। चलिए इसमें फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनमें फोर्स क्या होगा, तो K, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 इंटू क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब कि D स्क्वायर, और नीचे होता ना 2 का स्क्वायर 4, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं रेसिप्रोकल करके। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप सब, तो 4 4 जा 16 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बाई डी, मतलब कि ये जो 16 तो 16 होगा, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं पहला वाला फोर्स, है ना। तो आप सब देख सकते हो कि जो न्यू फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 16 टाइम्स हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हम सब यहाँ पे घटाए हैं, और यहाँ पे आप सभी को ऑब्वियस लग भी रहा होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है ना वो स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। जैसे आप सब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे अगर हम सभी डिस्टेंस घटाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो डी से d/2 कर दिए, मतलब कि डिस्टेंस को आधा कर दिए, तो फोर्स देखो आप सभी कितना बढ़ गया, 16 टाइम बढ़ गया। हाँ, लेकिन चार्जेस को भी हम सब ने डबल किया था। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब चलिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स कितना होगा वो हम सभी कैलकुलेट करना सीख गए। अभी हम सभी देखते हैं कि अगर मान लें, अच्छा इसके पहले आप सभी के मन में एक डाउट होगा, और नहीं है तो होना चाहिए। जैसे देखें आप सभी कि अगर हम सभी दो इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में तो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो और इलेक्ट्रॉन में तो मास भी होता है। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ डिस्टेंस पे रखें और उन दोनों चार्जेस के बीच में अगर आप सभी को बोला जाए कि कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप सभी बोलोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, दूसरा उनके मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं हम सभी, है ना। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा है, मास मतलब एक प्रोटॉन रखा है, तो इसमें कितना चार्ज होगा। चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करते हैं, है ना। यहाँ पे एक प्रोटॉन है जिसका वैल्यू ई होगा, और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है जिसका वैल्यू ई होगा, मतलब कि ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। अब इस प्रोटॉन का कुछ मास होगा और इस प्रोटॉन का भी कुछ मास होगा। तो अगर मासेस हैं और चार्जेस भी हैं तो इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होना चाहिए और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो ये होगा K Q1 जिसका कि वैल्यू E है और Q2 वो भी E है, तो यहाँ पे E स्क्वायर कर देते हैं और नीचे में क्या होगा R स्क्वायर। इसी तरह अगर हम सभी ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना चाहते हैं दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है G m1 मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन, m2 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इन दोनों का रेशियो निकाले स्टूडेंट हम सभी, तो क्या होगा देखो आप सभी, तो अगर हम यहाँ पे Fe बाई Fg मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो निकाले, तो आप सभी देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर होगा KE स्क्वायर बाई G MP इंटू MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमको इनका सबका वैल्यू पता है, K मतलब कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9, E का वैल्यू ये है ना, G आप लोग पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है मास ऑफ प्रोटॉन। अगर सभी का वैल्यू हम पुट करें तो इसका आंसर आता है 1.23 है ना, 1.23 इंटू 10 टू द पावर 36। कहने का मतलब ये कि जो Fe होगा वो कितना होगा, Fg को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.23 इंटू 10 टू द पावर 36 इंटू Fg। आप सभी इस डेटा को ज़रा ध्यान से देखो, तो ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो प्रोटॉन्स के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना गुना होगा। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब कि दो प्रोटॉन्स के बीच में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का भी सेम चीज़ से हम लोग निकाल सकते हैं, उसका डेटा बस अलग आएगा। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना, वो बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर ये कह सकते हैं कि दो प्रोटॉन्स के बीच में या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर मल्टीपल चार्जेस है, मतलब कि अभी दो चार्जेस के लिए हम सभी देखें, अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उनमें हम सभी कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली में जो कूलोम्स लॉ है ना, मतलब अगर सपोज करें कि बहुत सारे चार्जेस हैं, ये हमारा XY कोऑर्डिनेट, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। सपोज करें कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है ना, Q1 Q2 Q3, और इन सभी चार्जेस का कुछ कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। सपोज करें इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, या फिर इसका पोजीशन वेक्टर R3 है, ऐसा। ठीक है, वैसे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और हमको अगर पता करना है कि किसी एक चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, मतलब ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाकी अदर चार्जेस के वजह से, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टूडेंट फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या, कि अगर हम सभी को बहुत सारे चार्जेस के वजह से, है ना, सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने इतने चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, और हमको किसी एक चार्ज में फोर्स निकालना है बाकी सब चार्ज के वजह से, तो हम सभी क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमको इस चार्जेस पे, यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज है, ये चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो आप सभी देखो ये चार्ज भी इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगाएगा, चलिए उसको हम कह देते हैं F1। ये वाला चार्ज भी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, इसको कह देते हैं F2। ये चार्ज भी इसके मतलब इस पे फोर्स लगाएगा ना, इसको कह देते हैं F3। तो अगर हम किसी एक चार्ज पे बाकी सभी चार्जेस के वजह से फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी चार्जेस के वजह से अलग अलग फोर्स निकालेंगे और उन सभी को वेक्टरली सबको जोड़ देंगे, है ना। तो यही फोर्स होगा इस चार्ज पे टोटल इन सभी चार्जेस के वजह से, और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये जो है कूलोम्स लॉ जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, अब आप सभी क्लास 12th में हो, मैक्सिमम के जो क्लास 11 से पढ़ के आते हैं उन्हें वेक्टर वगैरह सब कुछ वो सब भूल जाते हैं, तो एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसपे मल्टीपल चार्जेस होंगे और हमको उसमें जो एक चार्ज होगा उस पर नेट फोर्स हम सभी को फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर के बारे में क्या क्या आप सभी को पता है, चलिए हम लोग को जितना ज़रूरत है ना उतना इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो हमें क्या क्या ज़रूरत है, सपोज करें कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, इस वेक्टर को हम ए कह रहे हैं, ए वेक्टर, और इस वेक्टर को बी वेक्टर कह रहे हैं, और दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, है ना, थीटा मान लो उसको।
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को a मानते हैं और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को b मानते हैं। तो a वेक्टर और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, सपोज कर रहे हैं उसको r वेक्टर, उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, है ना, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, इस r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम सब कैसे देते हैं, तो वो देते हैं रूट अंडर पहला वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, और इसका डायरेक्शन के लिए हम सब क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं किसी भी एक वेक्टर से, और उस एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। ठीक, ये एंगल क्यों निकालते हैं पता है, जैसे आप सभी बताओ, अगर दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर का डायरेक्शन है इधर और एक वेक्टर का डायरेक्शन है ये, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं बीच से निकल रहा है, तो ऐसा ही हम लोग रेंडमली नहीं बोल सकते कि बीच से निकल रहा है, क्योंकि कोई तो हो सकता है इस तरह से भी कर सकता है ना, जैसे मान लें कि ये दो वेक्टर हैं तो इनका बीच का जो रिजल्टेंट है वो इधर से निकल रहा है, कोई व्यक्ति इसको यहाँ से भी तो बना सकता है, थोड़ा सा तो डिफरेंस हो सकता है ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए हम लोग ये एंगल फिक्स कर देते हैं। ठीक, आप सब कुछ विजुअलाइज करो ना, अगर हम एक बार ऐसा एंगल फिक्स कर दें तो उसको फिर आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, उसको तो फिर वही एंगल से गुजरना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए हम सभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये एंगल को निकाल लेते हैं। तो जब भी डायरेक्शन निकालना हो ये एंगल बता देना ही काफ़ी होता है। और इस एंगल को कैसे निकालते हैं, तो ये होता है tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कोस थीटा। ठीक है, तो और यहाँ से अगर अल्फा निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कोस थीटा। और क्या क्या बात याद करके रखना है, तो अगर सपोज करें कभी हम सभी को ये देखने को मिले कि इधर भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इधर भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और इन दोनों के बीच के एंगल अगर थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जो पहले दोनों वेक्टर के बीच में एंगल था ना, उसका आधा एंगल बना करके निकलता है। मतलब इसमें हम लोग को डायरेक्शन ऐसा फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करें कि कोई दो वेक्टर था, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कितने डिग्री एंगल बना करके निकलेगा, 30 डिग्री। जो पहले एंगल था ना उसका आधा एंगल बना करके रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। तो इसमें हम सभी को ऐसा अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब चलिए हम सभी क्या करते हैं, मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि सपोज करें कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, और इन ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस रखा गया है और सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना, जिसका की वैल्यू कितना है, क्यू है, और इन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसको ए मान लेते हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट टू। तो कोई भी एक चार्ज पे हम सबको बाकी दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना है। तो सपोज करें हम सभी इस चार्ज पे निकाल रहे हैं, आप सभी कोई भी चार्जेस पे निकाल सकते हो, है ना। तो अगर इस चार्जेस पे हम सभी देखें तो ये चार्ज भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा और ये चार्ज भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, अगर ये चार्ज का बात करें तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा स्टूडेंट्स, तो बाहर की ओर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो ये चार्ज किधर भागने को हो जाएगा, मतलब बाहर की ओर मूव करना टेंड करेगा, है ना। तो इस ये जो फोर्स है, इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, तो इस फोर्स को लिख सकते हैं के Q1 Q2, मतलब कि दोनों सेम है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। ठीक, अब इस चार्ज की वजह से देखते हैं, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम सेम पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो ये इस ओर फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन उसका इस ओर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये भी होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आप सभी देखो, एक वेक्टर है इधर और एक वेक्टर है इधर, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, देखो आप सभी, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इसमें एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। तो ये होगा कितना, 60 डिग्री।
तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहीं इस ओर होगा, है ना, इसको एफ आर कह देते हैं। और ये कितना एंगल बना करके निकलेगा, तो ये निकलेगा 30 डिग्री बना करके, क्योंकि ये दोनों का दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप सब इसको पता है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इनका आधा एंगल बना करके निकलेगा। अब चलिए इसका मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब कि एफ का स्क्वायर, बी स्क्वायर वो भी एफ स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और साथ में क्या रखेंगे, कोस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना था स्टूडेंट, 60 डिग्री, है ना। तो आप सभी इसको फर्दर सोल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ भी देखो 2f स्क्वायर और कोस 60 होता है 1/2, तो ये कट के कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर, मतलब कि f इंटू √3, है ना। मतलब कि इन सभी चार्जेस के वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स होगा रिजल्टेंट, वो कितना निकलेगा, f इंटू √3, और f का वैल्यू कितना है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं, तो ये होगा k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √3, है ना। ये फोर्स दोनों के वजह से, मतलब इन सभी चार्जेस के वजह से इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है कितना, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू √3, और डायरेक्शन कितना है, तो 30 डिग्री एंगल बना करके निकला है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आप सबसे बोला जाए, जैसे इसको आप सभी खुद से ट्राई करो, है ना, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड क्या है, ए, और इस पे हम सभी चारों वर्टिसेस पे क्यू चार्ज को प्लेस करके रखे हैं, तो हमको कोई भी एक चार्ज पे बाकी तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स चाहिए, है ना। तो सपोज करो कि आप सभी इस चार्ज पे हम सभी को फोर्स निकालना है, तो ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज और इन क्यू चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा नीचे की ओर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो वहाँ पे लिख लेते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2, मतलब कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब कि ए स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हम F लिखते हैं, जिसका वैल्यू इतना है। सिमिलरली ये चार्ज इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, इस फोर्स का वैल्यू, ये भी होगा के, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये भी F है। मतलब कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर नीचे है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना डिग्री बना करके निकलेगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है, और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, चलिए उसको हम एफ आर मान लेते हैं। तो एफ आर कितना होगा, आप सभी इसमें एक चीज़ और हम सभी भूल रहे हैं, क्या, ये चार्ज भी तो इस पर कुछ फोर्स लगाएगा ना, तो ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा वो तो कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्शन किधर होगा, तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा क्या, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा, जिसका डायरेक्शन इस ओर होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, देखो आप सभी की ये डिस्टेंस कितना होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, a√2, तो इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो इस फोर्स का वैल्यू होगा के Q1 Q2, मतलब कि Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर होगा, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, आप सभी देखो, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को तो एफ ही लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं, जो एफ प्राइम है वो कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ बाई 2, क्योंकि देखो आप सभी ये पूरा तो एफ है ना, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, ठीक, एफ बाई 2 है। तो इन दोनों फोर्सेस के वजह से रिजल्टेंट आ रहा है एफ आर, और इस चार्ज के वजह से इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स आ रहा है एफ बाई 2। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये एफ आर निकालना पड़ेगा। तो एफ आर कितना होगा, तो ये होगा रूट अंडर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर 2 इंटू एफ, और साथ में क्या लगाएंगे, कोस थीटा, और थीटा कितना था इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, 90 डिग्री। तो कोस 90 तो 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि f√2, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि इन दोनों फोर्स के वजह से रिजल्टेंट कितना आ रहा है, f इंटू √2, और इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, f/2,
और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड किया जाता है ना। तो टोटल फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, तो एफ नेट होगा F/2 प्लस F√2, F/2 प्लस F√2। और अगर इनको हम सोल्व करें तो ये होगा F इंटू F को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 2√2/2 है ना। और F कितना है, तो देखो आप सभी F का वैल्यू KQ²/A² है, तो इस पे इसके जगह पे पुट कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं ना, ये होगा KQ²/A² इंटू 1 प्लस 2√2/2 है ना। तो ये होगा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो 45 डिग्री एंगल पे किसी भी एक साइड पे। अगर हम लोग एक्चुअली में इसको किसी भी वर्टिसेस में निकालते तो सेम ही चीज आता। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, तो हमें दिया गया है कि दो स्फेयर्स हैं, है ना, दो स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर ये है और इसको किसी स्ट्रिंग से हम सभी टाइट करके रखें, और एक और स्फेयर है और इन दोनों स्फेयर को एक कॉमन पॉइंट से क्या किए हैं, यहाँ पे टांग करके रखे हैं, ठीक है। और इनका जो लेंथ है, दोनों की स्ट्रिंग का लेंथ है वो मासलेस लेंथ स्ट्रिंग है, और दोनों का लेंथ को हम L मान रहे हैं। और इसमें भी सेम चार्ज है Q और इसमें भी सेम चार्ज है Q, और इसका मास कितना है, M है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 2θ। ऐसा हम सभी को क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम सभी को फाइंड आउट करना है, फाइंड मास ऑफ स्फीयर व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब हम सभी को पता करना है कि इन दोनों ये जो स्फीयर्स हैं इनका मास कितना है, हमको M पता करना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप सभी देखो, तो इक्विलिब्रियम में है मतलब कि नेट फोर्स जोड़ करके कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो आप सभी देखो, अगर ये एंगल 2θ है तो इनका जो सपोज कर रहे हैं कि ये जो इसका मिड वाला जो लाइन है ना, ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट, तो ये होगा θ और ये भी होगा θ। अब इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो आप सभी, अगर हम सभी ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और ये L है, तो L का ये कितना होगा, ये होगा L cos θ, और ये कितना होगा L sin θ। तो इसको भी बोल सकते हैं ना L sin θ। तो यहाँ से यहाँ तक L sin θ और यहाँ से यहाँ तक L sin θ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L sin θ, है ना। अब यहाँ पे अब हम सभी को इसमें क्या यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोल रखा है ना, तो इक्विलिब्रियम बोल रखा है तो कोई भी एक बॉल पे हम सभी काम करेंगे, मतलब कोई भी एक स्फीयर पे काम करेंगे। तो सपोज कर रहे हैं कि हम इस स्फीयर पे सारा काम कर रहे हैं ना, तो ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल है θ, ठीक। क्योंकि इसका मास है तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा mg, और यहाँ पे ये टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है। और अगर हम इसमें कंपोनेंट में तोड़ना चाहें इसको, तो अगर ये एंगल θ है तो ये एंगल भी क्या होगा, θ होगा। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, T cos θ, और ये कंपोनेंट कितना होगा, T sin θ। एक चीज़ और गौर करो आप सभी, तो इन दोनों के बीच सेम चार्जेस है, मतलब इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कि हम Fe से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो y एक्सिस पे टोटल फोर्स होगा वो दोनों इक्वल होगा, कहने का मतलब T sin θ और Fe ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट फोर्स तो 0 होगा सभी ओर। तो हम लोग लिख सकते हैं T sin θ इज इक्वल टू Fe, जिसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा KQ² भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कि 2L sin θ का होल स्क्वायर, है ना।
तो टी साइन थीटा और एफ ई को इक्वल बोल सकते हैं। सिमिलरली टी कोस थीटा और एम जी को क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वलिब्रियम में है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब हम सभी को स्टूडेंट क्या चाहिए, हम सभी को मास चाहिए, है ना। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। एफ ई का वैल्यू कितना है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब कि होगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एम जी भी है नीचे में, तो यहाँ पे लिख देंगे m इंटू जी। हमको मास चाहिए, तो अगर हम इसमें m इज इक्वल टू लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी, और टेन थीटा होगा यहाँ पे, है ना, टेन थीटा होगा। तो यही इसका मास निकल गया। अब के का वैल्यू अगर आप सब पुट करोगे तो होगा क्यू स्क्वायर बाई, क्योंकि के का वैल्यू होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा कितना 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एल स्क्वायर जी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो 1/10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा, और नीचे में कितना है साइन स्क्वायर थीटा। ये निकला मास, है ना। ठीक है, तो ये था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो अगले वीडियो में हम सभी जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है।